हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 27 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 27 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में दोस्तों आपको समझाई गई है। साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकते हैं उनको भी बताया गया है। तो वीडियो को आप लोग इन तक बहुत ही अच्छे से केयरफुली देखिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारत की पहली महिला राफेल फाइटर शिवांगी सिंह इससे पहले कौन सा लड़ाकू विमान चलाती थी? तो ये MiG-21 चला चुकी हैं। अगला, महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल को निम्न में से किसकी खोज की थी इन्होंने? तो अल्फ्रेड नोबेल जी ने दोस्तों डायनामाइट की खोज की थी और इन्हीं की पुण्यतिथि पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। वीडियो दोस्तों एंड तक देखते जाइएगा। बीच में आपको दो बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूं आज, तो ये दोनों गुड न्यूज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। इन्हीं वीडियो के बीच में मैं आपको आज बताने वाला हूँ दो बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत ही जानकर खुशी होगी आप सभी लोगों को। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जिम-एक्स नामक द्विपक्षीय सैन्याभ्यास शुरू किया? तो अभी हाल ही में भारत ने जापान के साथ दोस्तों जिम-एक्स नाम का एक द्विपक्षीय सैन्याभ्यास शुरू किया है। ये दोस्तों नौसेना का सैन्याभ्यास है, यानी नौसैनिक अभ्यास है। जिम-एक्स भारत और जापान के बीच में ये हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? तो ये उत्तरी अरब सागर में हो रहा है। कहाँ पर? उत्तरी अरब सागर में हो रहा है। इस बार का ये चौथा संस्करण है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी कोई भी सैन्याभ्यास का नाम आए, वो हिंदी वगैरह में लिखा हो, तो आप लोग कैपिटल लेटर में इंग्लिश में लिख लो, उसके बाद एक एक वर्ड की मीनिंग निकालो। अपने आप आपको याद हो जाएगा कि वो सैन्याभ्यास किस देश के बीच में होता है। ठीक है, जैसे ये जिम-एक्स है तो जे से हो जाएगा जापान, आई से इंडिया और एम से हो जाएगा मैरीटाइम। ठीक है, क्योंकि नौसेना का अभ्यास है तो मैरीटाइम यानी समुद्री, और ई-एक्स से होता है एक्सरसाइज, यानी जापान और इंडिया के बीच में होने वाला ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ओके, तो आप लोग इसको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। अभी उस दिन ही मैंने आपको कई एग्जाम्पल्स दिए थे। असिंडेक्स हो गया, सिलिनेक्स हो गया, ठीक है, इंदिरा हुआ था, अभी इंदिरा हुआ था इंडिया रसिया के बीच में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन सब के लिए मैंने आपको एक ट्रिक वाइज वीडियो भी दी हुई है। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे के सारे सैन्याभ्यास बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे कि किस देश के बीच में कौन सा सैन्याभ्यास होता है। ये पूछा भी जाता है दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं जापान और इंडिया के इस जिम-एक्स नाम के द्विपक्षीय सैन्याभ्यास की। ये दोस्तों चौथा संस्करण था और ये द्विवार्षिक होता है, यानी कि 2 वर्षों में एक बार होता है। ठीक है, इससे पहले ये अक्टूबर 2018 में हुआ था और अब जाकर के हो रहा है। अभी सैन्याभ्यास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ पैसेज नाम का एक नौसैन्याभ्यास भारत कर रहा है। ठीक है, पैसेज नाम का नौसैन्याभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इंदिरा ने भी, अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही, इंडिया और रसिया के बीच में हुआ। अच्छा, रसिया में एक काउकाज नाम का भी हो रहा है, काउकाज 2020, ये 26 तारीख तक हुआ। काउकाज 2020 जो है दोस्तों, इसमें पहले इंडिया भाग लेने वाला था, लेकिन विदेशी पॉलिसीज जो हैं वो उन वजहों से कहीं ना कहीं भारत इससे पीछे हट गया। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा किसी दिन कि उसमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, चाइना ये सब शामिल हो रहे थे। रसिया में होने वाला था ये, तो इस वजह से अमेरिका का प्रेशर कहें या फिर भारत की कुछ पॉलिसीज कहें कि भारत के दुश्मन देश हैं, वहाँ हमारी टेक्निक जान जाएंगे, इस वजह से भारत उसमें हिस्सा नहीं लिया। हालांकि इंडिया ने इसके पीछे का कारण कोविड-19 बताया था। चलिए अब जापान आया है, जापान के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर हम लोग इस साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जापान, उगते हुए सूर्य का देश, चाइना के पास में ही पड़ता है जापान। राजधानी है टोक्यो। यहीं पर होने वाला है ओलंपिक 2020। नाम होगा ओलंपिक 2020, लेकिन ये आयोजित होगा 2021 में। ठीक है, अगस्त महीने में होगा आयोजित। ये टाल दिया गया है कोविड-19 के चलते। येन यहाँ की मुद्रा है, डायट है यहाँ की संसद का नाम। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी शिंजो अबे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री आने वाले हैं, योशिहिदे सुगा। कौन? योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता? तो अभी हाल ही में केरल के पर्यटन ने, यानी केरल टूरिज्म ने दोस्तों पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। क्यों जीता है? केरल पर्यटन का एक ह्यूमन बाय नेचर नाम का कैंपेन था। किस नाम का? ह्यूमन बाय नेचर नाम का कैंपेन, और इसकी मार्केटिंग के लिए ही इसे पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की घोषणा बीजिंग में हुई, लेकिन वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई, तो केरल को भी बताया गया। ठीक है, केरल आया है। केरल देखिए मैप में, ये रहा केरल। तिरुवनंतपुरम यहाँ की है राजधानी। पिनरई विजयन यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी।
पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में ही है। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों एस मणिकुमार। कौन है? एस मणिकुमार। अच्छा, केरल में ही भारत का पहला महिला व्यापार केंद्र खोला जा रहा है, ये तो आपको याद ही होगा, इसको कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूँ। केरल अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? कर्नाटका से और तमिलनाडु से। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, एडीबी ने किस राज्य को माध्यमिक शहरों में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान राज्य के माध्यमिक शहरों में, माध्यमिक शहर मतलब ना तो वो बहुत ही डेवलप्ड शहर हो ना ही बहुत ही गरीब शहर हो, तो जो बीच के शहर है माध्यमिक शहर, उन शहरों में जल आपूर्ति के लिए यानी जल की पहुंच प्रदान करने के लिए, उससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन देगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। क्लियर है। इससे राजस्थान के उन शहरों में 5.7 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। क्लियर है। एडीबी के बारे में बात करते हैं। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1966 में मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मत्सुगु अस्कावा जी हैं इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष हमारे भारत के हैं अशोक लवासा जी, पूर्व चुनाव आयुक्त। अच्छा, एडीबी ने अभी हाल ही में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान अभी अपना बताया था भारत के लिए -9.0%, इसको भी याद रखेंगे। राजस्थान के बारे में जान लीजिए। राजस्थान दोस्तों ये रहा मैप में, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जयपुर यानी पिंक सिटी है यहाँ की राजधानी। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। कलराज मिश्रा जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर। इसका टाइगर बिहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देवघाना पक्षी बिहार, ये है राजस्थान में ही। अच्छा, राजस्थान से जुड़ी योजनाओं में अभी इंदिरा रसोई योजना आई थी चर्चे में, उसको मैंने बताया, और अभी आपको कल ही बताया था मैंने मोक्ष कलश योजना 2020, इसको मंजूरी दे दी है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान ने अपने एमएसएमई इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया था। किसके साथ? सिडबी के साथ। इसे भी आपको याद रखना है। कल ही मैंने आपको राजस्थान से झीलों के नाम याद कराए थे, क्या आप हमें कमेंट करके आज बता सकते हो? जल्दी से फटाफट कमेंट करके जितने भी झीलें हैं बता दीजिए मुझे। राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में बात की जाए तो इंद्रजीत मोहंती जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। नेक्स्ट, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ग्लोबल रिस्क इंडेक्स जारी किया गया है। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत है 89वें स्थान पर, 89th पोजीशन पर है इंडिया। ठीक है। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स समझिए होता क्या है। ये इंडेक्स दोस्तों ये बताती है कि कौन सा देश है, कौन से देश में कितना भूकंप आता है या तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्री स्तर जैसी जो भी आपदाएं होती हैं, उन आपदाओं से वो देश कितना रिस्की है, कितना असुरक्षित है। तो ये सभी चीज़ें पर एक डाटा एक सांख्यिकीय रूप से तैयार किया जाता है, एक इंडेक्स बनाया जाता है, और इसी इंडेक्स में भारत है 89वें स्थान पर। इसमें दोस्तों 181 देशों को शामिल किया गया है। पहले पर है वनुआटू। कौन? वनुआटू है पहले नंबर पर, वनुआटू ये है पहले पर। सेकंड पर है टोंगा। क्या है? टोंगा है सेकंड पर, ये टोंगा देश है। भारत 89वें स्थान पर। 181वां स्थान है कतर का। ठीक है, कतर देश का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जारी किसने किया है? एक पॉइंट और जान लीजिए। जारी किया है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने यू नाम का एक एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यू नाम का एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल क्या करेगा? ये पोर्टल दोस्तों स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम देने, डिजिटल प्रैक्टिस सेट करने, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करने, या फिर ई लाइब्रेरी प्रोवाइड करने, या फिर जॉब से रिलेटेड जो भी वीडियोस हों, जो भी नोटिफिकेशंस हों, या स्टडी मटेरियल वगैरह हों, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है डिटेल में, और ई बुक्स वगैरह में भी एक्सप्लेन किया हुआ हूँ मैं। तो उसको लागू होने के बाद ये इस तरह का पोर्टल लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से एक पॉइंट और आपको याद करना होगा। अभी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की। नोएडा में ये बनाया जाएगा, और 1000 एकड़ की जमीन भी डिसाइड हो चुकी है।
इसके लिए। नेक्स्ट अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। लखनऊ यहाँ की राजधानी है, ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी उत्तर प्रदेश में ही है। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं, इनको एमपी का भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है, मध्य प्रदेश का भी। योगी आदित्यनाथ जी ये बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसके चीफ जस्टिस हैं दोस्तों करंट टाइम पर गोविंद माथुर जी। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों से 8 राज्यों से प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य? उन 8 राज्यों में है दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, मैंने आपसे 2 बड़ी खुशखबरियों की बात की थी अभी शुरुआत में वीडियो में, तो उनमें से एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि लास्ट 1 ईयर की ई बुक आ चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, लास्ट 1 ईयर की ई बुक आ चुकी है। इसमें सितंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक का पूरा डिटेल करंट अफेयर दिया गया है। जैसे हमारी ई बुक्स कैसी होती है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल कंटेंट रहता है चैप्टर वाइज, जो कि यूट्यूब पर कहीं भर भी आपको नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दे रहा हूँ। इस ई बुक में होता क्या है, नियुक्तियों में क्या था कि नियुक्तियाँ रैंडम तरीके से हुआ करती थी, लिखी रहती थी हर एक ई बुक में, क्योंकि वो मंथली होती थी और जिस मंथ में जो जो नियुक्तियाँ होती थी वो दिया गया रहता था। लेकिन क्योंकि ये ईयरली ई बुक है, इस वजह से मैंने इसमें एक नया चैप्टर ऐड किया है, कौन क्या है नाम का। तो कौन क्या है नाम का जो चैप्टर है, इसमें वर्तमान में किस किस विभाग में कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन सीईओ है, कौन एमडी है, सबकी पूरी लिस्ट है। तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा नियुक्तियां भी। बाकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से इसमें बनाई गई हैं, लिखी गई हैं और आपको आई होप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। अब गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि ये ई बुक वैसे तो 149 रुपये में है, लेकिन सिर्फ 24 घंटों के लिए इसे 101 रुपये का किया गया है। सिर्फ आप लोगों के लिए 101 रुपये का किया गया है प्री लॉन्च ऑफर के तहत। मैं प्री लॉन्च ऑफर क्यों देता हूं, सबसे बड़ा प्रश्न इसलिए देता हूं दोस्तों, जिससे मैं चाहता हूं जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो डेली वीडियोज़ देखते हैं, उनको सबसे पहले पता चले और उनको छूट मिल सके, उनको सस्ते में ई बुक मिल सके। 24 घंटों के बाद अगर कोई भी जुड़ता है चैनल से या कोई भी नया व्यक्ति आता है, नया स्टूडेंट आता है, तो उसके लिए प्राइस ज़्यादा रहेगी। लेकिन हमारे आप लोग स्टूडेंट हो और रेगुलर वॉच करते हो वीडियो, इस वजह से हर एक चीज़ में मैं सोचा हूँ कि आपको प्री लॉन्च ऑफर दिया जाए। तो इस वजह से आप लोग सिर्फ और सिर्फ 101 रुपये में अभी पा सकते हो 12 महीनों की ई बुक। ठीक है, 24 घंटों के लिए है। MZT ऐप पर जाओ, वहाँ से परचेज कर लो। नीचे देखो लिंक अगर मिल रही हो डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी अगर मिल सके तो वहाँ से भी ले लो। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 26 सितंबर को, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये दिवस दोस्तों? इसलिए मनाया जाता है जिससे जो भी परमाणु संपन्न देश हैं, सभी परमाणु संपन्न जो देश हैं, वो लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स के उन्मूलन को सपोर्ट करें, उसके एलिमिनेशन को सपोर्ट करें और अपने अपने परमाणु हथियारों का निरस्तीकरण कर दें, यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन आप सभी लोग को पता है ऐसा कभी होगा नहीं। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सिप्री की एक रिपोर्ट आई थी परमाणु हथियार संपन्न देशों की, उसमें बताया गया था, उसके अनुसार सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ही अभी आई थी कुछ ही महीनों पहले, तो उसके अनुसार बताया गया था कि रूस में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं 6375, इसके बाद अमेरिका में है 5800, फिर चाइना में है 320 न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार इतने हैं, भारत में है 150, भारत से 10 ज़्यादा, पाकिस्तान में है 160। दुनिया में केवल 9 देश ऐसे हैं जो परमाणु संपन्न हैं। कौन कौन से हैं? उनमें है दोस्तों रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया। अब संयुक्त राष्ट्र का कहना यह है कि आप इन न्यूक्लियर वेपन्स का ना यूज़ करने के लिए या तो गारंटी दो या फिर इसको निरस्त कर दो, सबको निरस्तीकरण कर दो, लेकिन ऐसा होना नहीं है। नेक्स्ट अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस कॉलेज को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 प्रदान किया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दोस्तों डॉन बॉस्को कॉलेज, मणिपुर का एक कॉलेज है डॉन बॉस्को कॉलेज, इसको दोस्तों 2 अवार्ड्स दिए हैं, 2 अवार्ड मिला है इस कॉलेज में। कौन कौन सा इनमें से इसको किसके तहत दिया गया है? नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2018-19, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 के लिए। कौन कौन सा पुरस्कार मिला है इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों इस कॉलेज को एक तो
बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर के लिए दिया गया। यहाँ की एक कार्यक्रम अधिकारी हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं सिस्टर श्वेता विलियम्स परमार, उनको एक अवार्ड मिला, वो एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी हैं। और एक इसको बेस्ट एनएसएस यूनिट का भी अवार्ड मिला, एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है। तो बेस्ट एनएसएस, बेस्ट नेशनल सर्विस स्कीम यूनिट का भी अवार्ड मिला। और यहाँ की एक प्रोग्राम ऑफिसर को, जिनका नाम है सिस्टर श्वेता विलियम परमार, इनको बेस्ट प्रोग्राम ऑफिसर का अवार्ड मिला। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अगला, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी ने भारतीय फैशन उद्योग का सलाहकार किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में सुनील सेठी जी को नियुक्त किया है केवीआईसी ने अपना सलाहकार। ये सुनील सेठी जी जो हैं फैशन डिज़ाइनर हैं, बहुत ही मशहूर फैशन इंडस्ट्री के डिज़ाइनर हैं, और ये अब जो होंगे केवीआईसी के नए सलाहकार होंगे। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं दोस्तों रीतू बेरी जी की जगह पर। रीतू बेरी जो हैं ये भी फैशन डिज़ाइनर हैं और ये इससे पहले थी और इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तो इनकी जगह पर अब सुनील सेठी आए हैं। क्लियर? खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए ये सलाहकार होंगे। काम क्या होगा इनका? काम ये होगा कि ये नए नए फैशनेबल खादी कपड़ों को बनवाएं और विदेशों में कैसे उनका प्रचार प्रसार करना है, विदेशों में कैसे सेल करवानी है, उसके लिए अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताएं, उसके लिए सलाह दें। क्लियर? केवीआईसी के बारे में बात कर लेते हैं। 1957 में हुई थी इसकी स्थापना, 1957 में मुंबई में हेडक्वार्टर है और विनय कुमार सक्सेना जी इसके चीफ हैं। नेक्स्ट, सीईएटी ने 2 वर्षों के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो अभी हाल ही में सीएट ने दोस्तों 2 वर्षों के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया आमिर खान को, 2 वर्षों के लिए, ठीक है। सीएट जो है दोस्तों ये आरपीजी यानी राम प्रसाद गोयनका ग्रुप की ही एक कंपनी है सीएट टायर, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो उसने 2 वर्षों के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपना आमिर खान को बनाया है। कुछ और भी ब्रांड एम्बेसडर हैं जिनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी सोनू सूद जी का नाम आया था, एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया। माई 11 सर्कल ने सौरभ गांगुली को बनाया। ऐसे कई अभी ब्रांड एम्बेसडर के नाम आए हैं चर्चे में। अगला, प्रख्यात गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया, इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? तो दोस्तों बहुत ही महान गायक एसपी बालासुब्रमण्यम जी का निधन हो गया। ये 16 लैंग्वेजेस में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी समेत 16 लैंग्वेजेस में गाने गा चुके हैं। ये 40,000 से ज़्यादा गाने गा चुके थे, 40,000 से ज़्यादा। और इनके नाम सबसे ज़्यादा गाना गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। एक बार तो ऐसा हुआ कि इन्होंने एक दिन में ही 21 गाने गा दिए थे, ये भी एक रिकॉर्ड रहा है किसी भी सिंगर के लिए। तो इनको नागरिक सम्मान भी मिला, 2 बार नागरिक सम्मान मिला इनको। एक बार पद्मश्री का अवार्ड मिला 2001 में, फिर 2011 में इनको मिला पद्म भूषण का, यानी तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। तो ये दोनों नागरिक सम्मान इनको मिल चुका था एसपी बालासुब्रमण्यम जी का। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, इनको 6 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर। अब बात करते हैं दूसरी गुड न्यूज़ की। दूसरा गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि संडे के दिन आप लोगों के लिए जीके टेस्ट होगा इस बार, ठीक है। आप लोग अगर कमेंट करके कहोगे तो बहुत लोगों की चॉइस है कि जीके का, स्टैटिक जीके का टेस्ट लिया जाए। तो स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए सेट बिल्कुल तैयार हुआ है। 12 बजे आज आपके लिए क्विज लाइव हो जाएगी और इस बार मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दे रहा हूँ कि कितने क्वेश्चंस किस किस कैटेगरी से लिए गए हैं। तो जल्दी से क्विकली सुन लीजिए। 10 क्वेश्चन इकोनॉमी से है, 15 क्वेश्चन जियोग्राफी से, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर, 10 क्वेश्चन फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायोलॉजी, 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, 10 हिस्ट्री से, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से। तो इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करके बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपके लिए क्विज तैयार की गई है। ऐसा आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाला है। आप लोग दोपहर में 12 बजे तैयार हो जाइएगा, आ जाइएगा MGT ऐप पर और क्विज सॉल्व कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चन का महा जीके क्विज है, महा जीके टेस्ट है। इस बार करंट अफेयर का 3 सेट हो चुका है, वो भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए, ई बुक आ चुके हैं, ई बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। 1 ईयर की ई बुक है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम सब आ चुके हैं। तो ऐसे में आपके लिए एक ई बुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पहला हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अगला, मूर्ति विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापना विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है?
दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिए। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है रत्ना सिंह, मनु पांडे, अमृत कुमार, सृष्टि मिश्रा, श्यामशेर कुमार, राहुल कुमार, रविशंकर, आंचल मिश्रा, शुभम यादव, श्रेया गुप्ता, रमजान खान, नेहा जायसवाल, रेखा बुनकर, पिंकी, साहिल चौधरी। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।